हम आपके साथ फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पुर्तगीज कंपनी और डच कंपनी के बारे में देखा है, तो आज हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आप देखेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए होता क्या है, 1599 का समय है जब गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, या इसे ही दूसरा नाम दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की स्थापना होता है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहला गवर्नर है उसका नाम है थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से डच कंपनी की जो पहली यात्रा है, जो डच कंपनी है, इसकी पहली यात्रा भारत के लिए नहीं होता है। जो डच कंपनी है इसकी पहली यात्रा भारत के लिए नहीं होता है। कहाँ के लिए होता है? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। कहाँ के लिए होता है? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। ठीक इसी तरह से जो ब्रिटिश कंपनी है, इस ब्रिटिश कंपनी की भी जो पहली यात्रा है वो भारत के लिए नहीं हो रहा है, वो कहाँ के लिए हो रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मसाले के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी भी डच कंपनी की तरह पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्या था? क्योंकि इंडोनेशिया से उच्च क्वालिटी का मसाला प्राप्त होता था और जिसके यूरोप में जबरदस्त डिमांड हुआ करता था। तो इस तरह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से पहले दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचती है। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे कि 30 दिसंबर 1600 का समय है। 31 दिसंबर 1600 का समय है जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया, मतलब एक अधिकार पत्र दिया, और यह 15 वर्षों के लिए शुरू में दिया गया था। क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था कि पूर्वी देशों के साथ, जो पूर्वी देश है, इस पूर्वी देशों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक एकाधिकार दिया गया कि ब्रिटेन से और कोई भी दूसरा कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को लेकर तो निश्चिंत हो गया कि ब्रिटेन से दूसरा कोई कंपनी पूर्वी देश के साथ उनका कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा। लेकिन महारानी एलिजाबेथ का चार्टर ब्रिटेन के अलावा दूसरे यूरोपीय कंपनियों को पूर्वी देश जाने से नहीं रोक सकता था। इसलिए आप देखेंगे ब्रिटेन के साथ साथ कई अन्य कंपनियां पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही है। पुर्तगीज है, डच है, फ्रेंच है, डेनिश है। ठीक है, तो ये जो चार्टर मिला था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ये 15 वर्षों के लिए दिया गया था। आगे आप देखेंगे आगे क्या होता है कि ब्रिटिश सम्राट हैं जेम्स प्रथम, इन्होंने 1609 में कंपनी के इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसको बढ़ा दिया, और इस तरह से सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार उसको मिल गया। तो इस तरह से क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ रहा है। देखिए, अब आपको हम कुछ फिगर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ये 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा है, और इस कंपनी का जो पहला गवर्नर है यही है थॉमस स्मिथ, जो भी हम चर्चा किए थे, यही है थॉमस स्मिथ। और इधर आप देख सकते हैं, ये है हमारे महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो पहले जो चार्टर दिया गया था ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए,
इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और 1609 में ये है ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम, इनके द्वारा कंपनी को अनिश्चित काल के लिए चार्टर दे दिया गया। तो इन सारे चीज़ों को अभी हमने समझा। और इस तरह से देखिए, अब जब चार्टर ब्रिटिश कंपनी को मिल चुका है तो इस तरह से देखेंगे 1608 का समय है, 1608 का समय है जब कैप्टन विलियम हॉकिंस, एक ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधि है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि सूरत आता है। और इसके बाद 1609 में यह सूरत से कहाँ जा रहा है? आगरा। आगरा क्यों जा रहा है? ये जहांगीर से मिलने जा रहा है, जहांगीर के दरबार में। ये मुगल सम्राट की राजधानी है, मुगल साम्राज्य की राजधानी है। और ये जहांगीर के शाही दरबार में उपस्थित होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस क्यों आया है जहांगीर के दरबार में 1609 में? ये आया है सूरत में फैक्ट्री खोलने के इजाज़त मांगने के लिए कि हमें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दिया जाए। तो इस तरह से क्या होता है, जहांगीर के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन तो मिल जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने पुर्तगीज पढ़ाते हुए आपको बताया था, जब पहली बार वास्को डी गामा इंडिया आया था, कालीकट आया था, तो वहाँ अरब ट्रेडर्स ने वास्को डी गामा का विरोध किया था। ठीक यहाँ वही हो रहा है। जब ब्रिटिश कंपनी, जब विलियम हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन मांग रहा है, व्यापार यहाँ करना चाह रहा है, तो पहले से जो यहाँ कंपनी है पुर्तगीज कंपनी, वह इसका विरोध कर रहा है। पुर्तगीजों के द्वारा इसका विरोध किया गया और पुर्तगीज के दबाव में आकर जहांगीर ने शाही फरमान, शाही आदेश को वापस ले लिया। समझ सकते हैं कि पुर्तगीज का कितना प्रेशर रहा होगा मुगल सम्राट के ऊपर। मैंने आपको बताया था पुर्तगीज पढ़ाते समय कि अकबर जैसे मजबूत शासक को भी पुर्तगीज से आर्मेडा कार्टेज सिस्टम के तहत पास लेना पड़ा अपने जहाज को हिंद महासागर में ले जाने के लिए। तो इतना प्रभावशाली है पुर्तगीज। तो पुर्तगीज के दबाव में सम्राट जहांगीर झुक गया और शाही आदेश को वापस ले लिया। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। उसका जो उद्देश्य था सूरत में पश्चिमी तटों पर फैक्ट्री स्थापित करना, उसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो हॉकिंस है, ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, पर्शियन लैंग्वेज का। और ये हॉकिंस जो आया था, ये हेक्टर नाम के एक व्यापारिक जहाज का कैप्टन भी था। ठीक है। और एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेज जहाज है, उसका नाम रेड ड्रैगन है। उसका क्या नाम है? रेड ड्रैगन है। अब हम इन चीज़ों को आपको थोड़ा फ्लैश करवा देते हैं स्क्रीन पर। तो आप देखिए, ये आप देख रहे हैं फिगर, ये सम्राट जहांगीर हैं और ये कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं। ये हॉकिंस देखिए आगरा के दरबार में किस तरह से याचना कर रहे हैं कि मुझे छोटी सी थोड़ी सी जगह दीजिए सूरत में, जहां हम फैक्ट्री लगाएंगे, व्यापार शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विलियम हॉकिंस याचना करते हुए मुगल सम्राट से, जहांगीर से याचना कर रहा है। ठीक है। लेकिन पुर्तगीज के दबाव में आप देखेंगे कि यहाँ पर फैक्ट्री यह नहीं लगा पाएगा। और इस तरह से ये देखिए रेड ड्रैगन है, जो भारत आने वाला पहला जहाज ही है रेड ड्रैगन। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कैप्टन हॉकिंस अपने उद्देश्य में सूरत में फैक्ट्री लगाने में सफल नहीं हो पाया। तो आगे क्या होता है? आगे होता यह है कि यह जो है कैप्टन मिडल्टन 1611 में फिर आता है कहाँ? जहांगीर के दरबार में, और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल होता है। इस तरह से देखेंगे कि सूरत में पहला फैक्ट्री अब स्थापित होने की संभावना बना। अब इसे मिल गया सूरत में व्यापार करने का अधिकार, फैक्ट्री लगाने का अधिकार। मतलब पश्चिम तटों पर सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार मिला है अब जाकर। ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, एक अंग्रेज कैप्टन है, उसका नाम है थॉमस बेस्ट।
ये 1612 में स्वाले एक जगह है गुजरात में, कहीं पर पुर्तगालियों से युद्ध करता है और पुर्तगालियों को पराजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो थॉमस बेस्ट आप देख रहे हैं, ये थॉमस बेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये स्वाली जो जगह है, और यहाँ पर थॉमस बेस्ट के द्वारा जिस तरीके से पराजित किया गया है, ये एक लैंडमार्क है। क्यों लैंडमार्क है? जैसा कि आपको पता है कि 1498 में पुर्तगीज हमारे यहाँ आया था और भारत के व्यापारों पर इसका मोनोपोली चलता था। इस मोनोपोली को 1612 में थॉमस बेस्ट स्वाले में तोड़ दिया और इस तरह से 1612 में पुर्तगालियों का जो ट्रेड मोनोपोली है उसको सीधे खत्म कर दिया ब्रिटिश। ठीक है, और जैसे ही ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ, ब्रिटिश कंपनी अपना पहला औपचारिक फैक्ट्री 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश कर देगा। कहाँ एस्टेब्लिश करेगा? सूरत में। आप ध्यान रखेंगे, सूरत में पहला अस्थायी फैक्ट्री है, लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद फिर आगे क्या होता है? 1615 का समय है, जब इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक प्रतिनिधि है, उसका नाम है सर टॉमस रोज। सर टॉमस रोज ये जहांगीर के दरबार में आता है और इसका उद्देश्य था एक व्यापारिक संधि करना, एक व्यापारिक ट्रीटी, एक ट्रेड ट्रीटी करना। लेकिन इस ट्रेड ट्रीटी में यह सफल नहीं होता है। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। ये ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि है। इसका उद्देश्य था जहांगीर के साथ एक ट्रेड ट्रीटी करना, व्यापारिक संधि करना। लेकिन उस व्यापारिक संधि करने में ये सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि मुगल का मानना था, जहांगीर का मानना था कि ट्रीटी तो दो बराबर देशों के बीच होना चाहिए, राजाओं के बीच होना चाहिए। हम किसी व्यापारिक कंपनी से ट्रीटी क्यों करेंगे? उसका भी अपना एक शाही प्रोटोकॉल था, मुगल का भी अपना एक प्रतिष्ठा है। तो उन्होंने ट्रीटी करने से मना कर दिया। तो क्या हुआ? मुगल ने ट्रीटी तो नहीं किया, लेकिन जहांगीर ने एक फरमान जारी किया, शाही आदेश जारी किया। ये फरमान, ये शाही आदेश कोई ट्रीटी नहीं है, ये मुगल द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का आदेश है। ये कोई समझौता नहीं है, यह एक तरफा आदेश था जो कि सम्राट जब चाहेगा वापस ले लेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस समय कोई संधि नहीं हो रहा है, कोई ट्रीटी नहीं हो रहा है, क्योंकि जहांगीर ने कहा कि हम एक छोटी सी व्यापारिक कंपनियों से संधि नहीं कर सकते हैं, ये हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, ये हमारी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो जहांगीर ने एक शाही आदेश दिया, एक फरमान दिया। क्या फरमान दिया? फरमान ये दिया गया कि ब्रिटिश कंपनी मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार कर सकती है, फैक्ट्रियां स्थापित कर सकती है, इस प्रकार का फरमान दिया। और फिर ये जो फरमान दिया गया, ये इस कंडीशन के साथ दिया गया कि ब्रिटिश कंपनी मुगल जहाज़ों को पुर्तगालियों से रक्षा करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुगल शासक पुर्तगालियों से कितना प्रभावित थे, सोच सकते हैं। यहाँ फरमान भी दिया गया है तो एक कंडीशन के साथ दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप दो बातें ध्यान रखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस जब हमारे यहाँ आया तो उसका उद्देश्य था सूरत में फैक्ट्री स्थापित करना और पश्चिमी तटों पर व्यापार करना। उसमें वह सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे जब थॉमस वेस्ट क्या करता है, जब पुर्तगीजों को पराजित करता है, तो फिर सूरत में और पश्चिम तटों पर धीरे धीरे इंग्लिश कंपनी वहां पर व्यापार शुरू करता है। लेकिन जो टॉमस रो है, इसको क्या मिल रहा है? इसको मिला है फरमान कि तुम मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार कर सकते हो, फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को देखिए, आपको हम स्क्रीन थोड़ा सा फ्लैश करवाते हैं। देखिए, एक कैप्टन मिडल्टन है जो कि 1611 में जहांगीर के पास गया और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करवाने में सफल रहा। देखिए, यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो चुका है।
ये देखिए 1612 का समय है, जब स्वाली में एक वार हो रहा है ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच, और इस वार में पुर्तगीज को पराजित किया जाएगा और पुर्तगीज के विशेषाधिकार को तोड़ दिया जाएगा। और ये देखिए जेम्स फर्स्ट जहांगीर के दरबार में किस तरह से ट्रीटी करने आए हैं, लेकिन ट्रीटी नहीं किया गया है। जहांगीर ने फरमान जारी किया है। देखिए किस तरह से झुका हुआ है, याचक के रूप में एक ब्रिटिश कंपनी हमारे जहांगीर के दरबार में आया हुआ है। अब समझ सकते हैं ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये किसके दरबार में आया है, ये किसके राज्य में आया है, ये मुगल के राज्यों में आया है, जो कि तत्कालीन भारत का लगभग 25 तत्कालीन दुनिया का लगभग 25% जीडीपी रखता था। ये उस सम्राट के दरबार में आया हुआ है और झुक कर आया हुआ है। इस तरह से देखिए थॉमस रो जो है एक शाही आदेश प्राप्त करता है और फिर भारत में अपना व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और आप देखेंगे 1623 तक अंग्रेज जो है सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भरूच इन सारे जगह अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1611 में क्या होता है, एक अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाया गया था। 1639 में मद्रास में फैक्ट्री लगा। 1633 में उड़ीसा के बालासोर में लगाया गया। 1651 में हुगली में लगाया गया फैक्ट्री। इस तरह से बिहार, बंगाल, पटना इन सारे इलाकों में धीरे धीरे मुगल कंपनियां, जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, वो फैलना शुरू किया। 1639 का समय है जब चंद्रगिरी के राजा, जो कि चंद्रगिरी के राजा फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर देते हैं। ठीक है, फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा जो कि विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं, इनसे मद्रास को पट्टा पर लिया और फिर इसी का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। जब जब आप नाम सुनेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज, आप समझिएगा ये कहाँ है, मद्रास में है। 1632 में क्या होता है, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज को एक फिर फरमान मिलता है, शाही आदेश मिल रहा है गोलकुंडा राज का। उस आदेश में क्या लिखा हुआ है, गोलकुंडा राज में ब्रिटिश कंपनी फ्रीली ट्रेड कर सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे 1668 का समय है जब ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार से बम्बई मिलता है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 1661 में पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। इसी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिला था। फिर वही बम्बई जो है ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी को दिया और फिर इसी बम्बई को 1787 में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है, जो साउथ इंडिया है, ये कहीं न कहीं यहाँ की जो परिस्थिति है वो अंग्रेज के लिए अनुकूल है। द सिचुएशन इन साउथ इंडिया वाज फेवरेबल टू द ब्रिटिश एज दे डिड नॉट फेस अ पावरफुल गवर्नमेंट देयर। मतलब यहाँ उनको किसी भी प्रकार के शक्तिशाली शासक का सामना करना नहीं पड़ रहा है और इस तरह से दक्षिण भारत में अंग्रेज धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार कर रहा है। तो इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा व्यापार का विस्तार शुरू हुआ है। ये देखिए कि ये सूरत है, आगरा देख रहे हैं, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भरूच, इन सारे जगहों पर अंग्रेज क्या किया है, फैक्ट्री लगाया है। मछलीपट्टनम, मद्रास में देखिए बालासोर, हुगली, सभी जगह धीरे धीरे अंग्रेज फैल गया है। ये देखिए ये मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज है जहाँ पर किलेबंदी किया गया है। ये देखिए गोलकुंडा का एक सुनहरा फरमान है, शाही आदेश है। और ये देखिए बॉम्बे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर। और ये दक्षिण भारत जहाँ पर अंग्रेज को किसी पावरफुल गवर्नमेंट का सामना करना नहीं पड़ रहा है, आसानी से अपना व्यापार का विस्तार कर दिया है। तो इस तरह से अंग्रेज ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति का, अपने व्यापार का विस्तार कर रहा है। लेकिन इसी समय देखेंगे आप एक घटना होता है। वो घटना क्या है, जब ब्रिटिश कंपनी को लगा कि अब हम थोड़े सा पावरफुल हो चुके हैं, थोड़ा शक्तिशाली हो गए हैं, तो ब्रिटिश कंपनी ने हुगली में लूटपाट मचाना शुरू किया। जैसे ही लूटना शुरू किया हुगली को,
1686 में एक हार्डलाइनर मुगल सम्राट है औरंगजेब। इन्होंने ब्रिटिश कंपनी से संघर्ष करता है और यह संघर्ष इतना भयंकर संघर्ष हुआ और ब्रिटिश कंपनी के लिए इतना ह्यूमिलेटेड संघर्ष था कि कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम जितने भी कारखाने हैं हर जगह से मुगल सेना उसको भगा देता है, खाली करना पड़ता है। एक बार फिर ब्रिटिश कंपनी कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो की तरह ही याचना करते हुए मुगल दरबार में आता है और औरंगजेब से याचना करता है कि हमसे गलती हो गया, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा मांगते हैं। और औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा एक मामूली ब्रिटिश कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी है। उन्हें नहीं पता था कि यही कंपनी है जो आगे चलकर मुगल को जबरदस्त चुनौती देने वाला है। और औरंगजेब ने उन्हें माफ करता है 1.5 लाख रुपया मुआवजा लेकर, कंपनसेशन लेकर, और फिर से उसे व्यापार करने का अधिकार देता है। कुछ समय बाद क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी को एक और शाही फरमान, शाही आदेश मिलता है। वो शाही आदेश क्या है? वो शाही आदेश है 1691 का। इस समय क्या होता है, एक 1691 में एक और शाही फरमान मिला जिसमें एक मुश्त वार्षिक ईयरली टैक्स के बदले कंपनी को बंगाल में कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, ईयरली टैक्स के बदले। और फिर 1698 में अजीम उस शान जो कि बंगाल का सूबेदार है, इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी को सूतानाती, कालीकता जो कि कलकत्ता भी है, गोविंदपुर, ये 3 गांव की जमींदारी दिया जाता है। और आगे इसी 3 गांव को मिलाकर ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज चार्नक कलकत्ता का नींव रखता है और फिर इसका फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, किलेबंदी किया जाएगा और उसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाएगा। और इस तरह आप देखेंगे इस फोर्ट विलियम का जो पहला प्रेसिडेंट है वह चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। और इस तरह से ये जो कलकत्ता है ये 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। और फिर यही कलकत्ता है जो 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत का कैपिटल, राजधानी बना रहा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से ब्रिटिश कंपनी दक्षिण भारत से धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया है। और इस तरह से 1717 का समय है जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर बीमार पड़ता है और कंपनी का एक डॉक्टर इनका इलाज करता है, उसका नाम है विलियम हैमिल्टन। तो इससे प्रभावित होकर फर्रुखसियर कंपनी को 3000 रुपये ईयरली टैक्स के बदले निःशुल्क व्यापार करने बंगाल में, देखिए बंगाल में मिल रहा है, बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने और बम्बई में जो सिक्का डाला जा रहा था उस सिक्का को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार मिल गया। दोनों बात पर आप ध्यान देंगे कि निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार बंगाल में मिला है, लेकिन जो सिक्का है ब्रिटिश कंपनी का वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इसी फरमान में, इसी फर्रुखसियर के फरमान में ब्रिटिश कंपनी को दस्तक जारी करने का भी अधिकार मिल गया। आप देखेंगे यही दस्तक, यही पास जारी करने का अधिकार जो है बाद में प्लासी युद्ध का कारण बनता है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उनका नाम है ओम्स। उन्होंने इस फरमान को, इस शाही आदेश को मैग्ना कार्टा कहा है, महाधिकार पत्र कहा है, ये बहुत बड़ा अधिकार मिला है। तो इस तरह से ये सब ब्रिटिश की एक्टिविटीज है। अब हम क्या करते हैं इसको फिर से, तो इस तरह से आप देखेंगे जो भारत में जो कंपनी की जो फैक्ट्री है, भारत में जो कंपनी की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का क्या मतलब है? इस फैक्ट्री में कोई उत्पादन का काम नहीं हो रहा है, कोई उत्पादन का काम, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है। इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? तो इस फैक्ट्री में गोदाम है, ऑफिस है, कंपनी के कर्मचारी के लिए घर बना हुआ है, जहां पर क्या कर रहे हैं ये लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से वस्तुएं, प्रोडक्ट को इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसको जहाज के माध्यम से यूरोप भेज रहे हैं। लेकिन
कंपनी का जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को बहुत कम वेतन मिला करता था, लेकिन उनका जो वास्तविक आमदनी हुआ करता था वह था हमारे देश के अंदर जो व्यापार करने को उन्हें छूट मिला हुआ था। मतलब ये हो गया कि कंपनी के कर्मचारियों का वेतन तो कम था, लेकिन हमारे देश के अंदर व्यापार करने की उन्हें कंपनी छूट देती थी। और यही देश के अंदर व्यापार करने के लिए ब्रिटिश जो है ये ज़्यादा मतलब परेशान रहता था कि हम अधिक से अधिक लोग जाएं और कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करें। इसका मतलब एक बात और हो गया, द कंपनीज एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज रिजर्व्ड। मतलब भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होगा वह कंपनी के लिए सुरक्षित है, वह कंपनी का कर्मचारी नहीं कर सकता है। कंपनी के कर्मचारी व्यापार सिर्फ भारत के अंदर ही कर सकता है, और भारत और यूरोप के बीच का जो ट्रेड है वह सिर्फ कंपनी के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से अब हम इस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं कि 18वीं सेंचुरी के मध्य में लगभग 1750 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात किए जाने वाले कौन कौन से वस्तु हैं, तो आप देखेंगे इस समय जो बंगाल से निर्यात किया जा रहा है उसमें शामिल है कपास है, रेशम है, अफीम है, सोरा है जो कि बारूद निर्माण में काम आता है। तो इन सारे चीज़ों को यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनियां भारत आई, मुगल सम्राट से एक फरमान प्राप्त किया और फिर धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया। समय समय पर भारतीय राजाओं से अलग अलग प्रकार के रियायत लेते रहे और भारतीय राजाओं भी समय समय पर शाही आदेश देता रहा, और इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनियां अपने व्यापारिक विस्तार के साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक विस्तार की तरफ भी सोचने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।